हेलो एवरीबॉडी। फिर से आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए जो आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। लास्ट एक सेशन पे हमने एनपीएस के बारे में डिस्कस किया, हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस सेशन में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के स्टार्ट में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू मैं किसी प्रोडक्ट को या किसी ऑप्शन को या किसी फंड को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये बस एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के मैं आ रहा हूँ। आज मैं अगर एनपीएस के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एनपीएस को प्रमोट कर रहा हूँ या आप एनपीएस में इन्वेस्ट कीजिए ही, ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। रिटायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेंशन प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी चूज कर सकते हो आपके हिसाब से। आप अगर समझ करके उसको चूज करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसी में से एक ऑप्शन एनपीएस है। तो इसीलिए मैं एनपीएस के बारे में आपको बताने के लिए वीडियोस के थ्रू आया हूं। जो आप जब इसको चूज करेंगे तो वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, ना कि आपने किसी से कुछ सुन लिया और आप करने के लिए जा रहे हैं। आप उसके बारे में समझिए, उसके बारे में जानिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। और ये जो रूल है ये हर तरह के इन्वेस्टमेंट में लागू होता है। आप कुछ भी अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसके बारे में पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, जान के परख करके फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप किसी के कहने पे सुनने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका खुद का डिसीजन रहेगा। आपको भी अच्छा लगेगा जो इस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था और इसके रिटर्न इतने आए, ये प्लानिंग मेरा अच्छा हुआ, ये प्लानिंग मेरा खराब हुआ। अल्टीमेटली इट विल एड वैल्यू इन योर ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा मैं पिछले सेशन के कुछ डॉट से। उसमें से पहला डॉट जो ये आया मुझे लोगों के थ्रू, जो एनवीटी को थोड़े अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा। बिकॉज एनवीटी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको एग्जांपल याद होगा एनपीएस कैलकुलेटर में, तो हमने एनवीटी के बारे में डिस्कस किया था कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उसके थ्रू आपको लास्ट में मिनिमम 40% का एनवीटी परचेज करना होता है। ओवरऑल उस एनवीटी वर्ड को लेकर के हम आगे चलते हैं और एनवीटी के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो एनवीटी के बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एनवीटी होता क्या है। एनवीटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। हम एनपीएस में उस वर्ड का यूज कर रहे हैं, डजंट मीन कि ये केवल एनपीएस से रिलेटेड है। एनवीटी एक ऐसा टर्म है जो कि जब भी हम पेंशन प्लानिंग करते हैं तो एनवीटी वर्ड का हम यूज करते हैं। जब भी हम रेगुलर इनकम का कुछ प्लानिंग करते हैं तो हम एनवीटी वर्ड का यूज करते हैं। तो बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है फाइनेंस सेक्टर में एनवीटी। एनवीटी क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हम जो भी हम सब्सक्राइबर हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हम करते हैं। ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू हमें रेगुलर इनकम मिलता है। तो ये आप दो, इसमें क्या होता है कि जब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है एट द मैच्योरिटी, तो उस चीज को हम कहते हैं एनवीटी परचेज करना। तो पैसा इन्वेस्ट करना दो तरह से हो सकता है। एक, हम लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम इसको पार्ट वाइज में भी उसमें हम इन्वेस्ट करते जा सकते हैं, मंथली, ईयरली एंड जो भी आप उसको फ्रीक्वेंसी चूज करना चाहें। अब जैसे एनपीएस के केस में आप देखेंगे कि हमने बात करी थी कि जब फंड मैच्योर होगा, जब कॉर्पस पूरा क्रिएट होगा 60 साल के एज में, तब हम 40% अमाउंट से एन्युटी परचेज करेंगे। तो ये एक तरह का लमसम पेमेंट करने के बाद एन्युटी परचेज करने का तरीका हो गया, क्योंकि हम लास्ट में जाके एन्युटी परचेज कर रहे हैं। बट यही दोनों को मिला करके कोई ऐसा फंड अगर होता, जैसे एनपीएस में क्या हो रहा है, हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और एंड में एन्युटी परचेज कर रहे हैं। बट हम डायरेक्टली अगर किसी एन्युटी फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे होते स्टार्ट से लेकर के, तो वो जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता वो सीरीज ऑफ पेमेंट के हिसाब से होता। इन दैट केस 100% पैसा आपका एन्युटी में चला गया होता। बट एनपीएस आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि 100% पैसा आपका एन्युटी में ना जाए, आप चूज करें कि आपको कितना करना है। मिनिमम 40% एनपीएस का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये पेंशन फंड है। बाकी आपको ज्यादा करना है या कम करना है वो आपका लुकआउट है। इस तरह से एनवीटी एनपीएस में काफी वाइडली यूज होता है इन टर्म्स ऑफ जब हम पेंशन के डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो सबसे एंड पॉइंट पे जाकर के हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें एनवीटी खरीदना है। अब एनवीटी खरीदना है तो किससे खरीदना है? क्योंकि एनपीएस जैसा आपने आर्किटेक्चर स्टार्ट में समझा कि एनपीएस कोई एक कंपनी है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे
सेगमेंट से मिलकर के एक तरह का आर्किटेक्चर क्रिएट करता है। तो हम किससे खरीदेंगे? हमें खरीदना है, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है एक फंड में, तो वो कौन देगा हमें एनवीटी के लिए? तो उस पे अगर आप देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं एनवीटी सर्विस प्रोवाइडर, एनपीएस के टर्म में एनवीटी सर्विस प्रोवाइडर। सो एनवीटी सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? तो इसके लिए भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि आईआरडीए के थ्रू रेगुलेटेड है, वो एनवीटी सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकता है। अब आईआरडीए क्या है? तो आईआरडीए एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। जैसे कि एनपीएस के स्टार्ट में आपने देखा कि पीएफआरडीए रेगुलेट करता है एनपीएस को, इसी तरह से आईआरडीए रेगुलेट करता है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। तो ये तो हो गया क्यों एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया में कि कोई भी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसमें आ सकता है, बट आएगा कौन? जिसको पीएफआरडीए एम्पैनल करेगा। सो हर कंपनी इसमें रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पीएफआरडीए जिसको भी प्री डिफाइंड वे में एम्पैनल्ड करेगा, वही कंपनी आपको एनवीटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो अभी आप अगर देखेंगे तो दो तरह का है। एक, हम जब स्टार्ट में फंड इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हम फंड मैनेजर सेलेक्ट करते हैं, वो भी कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप फंड परचेस करते हैं। वही पैसा जब मैच्योर हो गया 60 साल के एज में आकर के, फिर से उस पैसा को हम री इन्वेस्ट करते हैं। आपको याद होगा तो मैंने वर्ड यूज किया था एनवीटी में, री इन्वेस्ट करेंगे हम पैसा, 6% से ग्रो होगा, हमने एग्जाम्पल लिया था 6% का एग्जाम्पल वहां पे, अगर पुराना सेशन याद होगा तो वो जो 6% का पैसा 6% से ग्रो होगा, जो री इन्वेस्ट करेंगे, फिर से वो कोई कंपनी प्रोवाइड करेगा, फिर से कोई फंड ही होगा। तो ये जो एम्पैनल्ड फंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू हम फिर से एन्युटी परचेस करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पेंशन अर्न करते हैं। सो आई थिंक एन्युटी के ऊपर थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आ गया होगा, और ये क्लैरिटी आपको केवल एनपीएस में नहीं, ये आपको बाकी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिसीजन आप लेंगे उसमें हेल्प करेगा। अब हम एनपीएस को आगे बढ़ाते हैं। तो एनपीएस, अभी तक तो हमने समझ लिया कि एनपीएस क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, उसमें किस टाइप के अकाउंट है, टीयर 1 के बारे में हमने समझा, टीयर 2 के बारे में हमने समझा। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। मतलब अब हमारा अकाउंट ओपन हो गया है, टीयर 1 हमने ओपन कर लिया है, टीयर 2 मेरे चॉइस पे हम करें ना करें, बट टीयर 1 हमारा ओपन हो गया है। अब पैसा डालना है, तो पैसा जब अपने को इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा, किसके थ्रू इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, सो फिर से रिकॉल करते हैं। आर्किटेक्चर में हमने देखा था पेंशन फंड मैनेजर का कॉन्सेप्ट। सो पेंशन फंड मैनेजर कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि एनपीएस सब्सक्राइबर को चूज करना होता है कोई भी एक पेंशन फंड मैनेजर। तो आप जब इन्वेस्ट करोगे, जब आप टीयर 1 अकाउंट ओपन करोगे, एट दैट टाइम या बाद में भी आपको चेंजेस के ऑप्शन मिलते हैं, बट आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि मेरे फंड को ये फंड मैनेजर, ये कंपनी का जो भी फंड है वो मैनेज करेगा। सो ये आपको इंस्ट्रक्शन देना रहता है। अभी जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उसके भी लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये चेंजेस भी हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन, एडिशन, सब डिलीशन दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी पीएफआरडीए डिसाइड करेगा। प्रेजेंटली अभी जब चेक किया था तो ये 7 कंपनीज हैं जो कि फंड मैनेजर की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड है, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस तरह से 7 कंपनी इसमें एम्पैनल्ड है जो कि पेंशन फंड मैनेजर की तरह एक्ट करेगा और आपका फंड मैनेज करेगा। तो आपने फंड मैनेजर भी अभी डिसाइड कर लिया। अब पैसा इन्वेस्ट कैसा होगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये केवल एनपीएस से रिलेटेड नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी काम करेगा, आपके एसआईपी के टाइम भी काम करेगा, इक्विटी मार्केट आपको समझना है तब भी काम करेगा, बैंक से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट समझना है तब भी काम करेगा। एनपीएस के थ्रू अगर इसको देखने जाएंगे हम, एनपीएस ने 3 तरह का एसेट क्लास डिफाइन कर रखा है, एक्चुअली 4 कर रखा है, बट हम 3 के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज चौथा उतना रिलेवेंट नहीं है सबके लिए। सो जो 3 तरह का एसेट क्लास डिफाइन कर रखा है, वो 3 तरह का एसेट क्लास क्या है? सो उस 3 तरह के एसेट क्लास के बारे में अगर आप समझेंगे तो वो एसेट क्लास अगर आप देखोगे नाम से, एसेट क्लास ई, एसेट क्लास सी एंड एसेट क्लास जी, नाम से ही आपको इंडिकेशन मिलेगा। ई जो है ये इक्विटी को इंडिकेट करेगा, यहाँ पे सी जो है वो कॉर्पोरेट डेट एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट कर रहा है,
और ये जो जी है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब थोड़ा सा लगेगा कि ये सर के ऊपर जा रहा है, बस नीचे आते हैं। ये कहने का मतलब क्या है? एसेट क्लास ई, एसेट क्लास सी, एसेट क्लास जी। तो इसको ऐसे समझते हैं, जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा मनी है इसको हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये पैसा जो इन्वेस्ट होगा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा? चाहे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी में कर रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल वे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दो ही तरह के नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में यूज होते हैं जिसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट होता है। एक को हम इक्विटी बोलते हैं और एक को हम डेट बोलते हैं। सो डेट फंड्स एंड इक्विटी फंड्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो ई है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये इक्विटी फंड की बात कर रहा है। सी और जी जो है ये डेट फंड की बात कर रहा है। अब इक्विटी और डेट का क्या रिलेशन होता है ये समझने के लिए ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से समझते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी, डेट, रिस्क, रिटर्न ये सब इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं और पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट अगर आप समझने बैठेंगे तो सब इसी के आसपास घूम के स्टार्ट होता है और खत्म होता है। सारे के सारे जो भी हमारे फंड्स क्रिएट होते हैं इन्हीं के मिक्सचर में क्रिएट होते हैं, इन्हीं के प्लस माइनस कम ज्यादा करके उसको बनाया जाता है एंड फिर उसको डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ लोगों तक लाया जाता है। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, इक्विटी कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में भी समझते हैं कि जो हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो वो एसेट क्लास ई में आ गया। कॉर्पोरेट डेट एंड रिलेटेड मतलब बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि जिनको पैसे की जब जरूरत होती है तो वो आपको ऑफर करते हैं। कुछ उनके अलग अलग टर्म्स होते हैं, कभी एनसीडी बोलते हैं, कभी कुछ। तो कभी आपको दिखेगा जो इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा के फिक्स डिपॉजिट में इतना मिल रहा है, कभी इसके फिक्स डिपॉजिट में इतना मिल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट वो एक तरह का कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो कंपनी हायर इंटरेस्ट दे करके वो पैसा मार्केट से उठाती है। तो ये एक डेट एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा कंपनीज में, कॉर्पोरेट के केस में। गवर्नमेंट बॉन्ड एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मतलब ये तो सारे लोग लगभग इसके बारे में जानते होंगे। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट पे करता है। तो अगर ये तीनों का डेफिनेशन हम समझ गए और हम आपसे डायरेक्टली पूछे कि किसमें रिस्क ज्यादा है किसमें कम है, तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे ये गवर्नमेंट रिलेटेड बॉन्ड्स हैं, मतलब ये सबसे लेस रिस्की फंड होगा। इसमें कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है बट फिर भी डेट फंड है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होगा। अगर मैं इक्विटी की बात करूंगा तो आप बोलोगे अरे ये तो हाईली रिस्की है। हम जनरली भी बोलते हैं अरे शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, बहुत रिस्की है। तो ये टर्म्स हम ऐसे जानते हैं, बट अगर हम टर्मिनोलॉजी को लेकर के डिस्कस करते हैं तो फिर कंफ्यूज होते हैं। तो इक्विटी हमें समझ में आ गया और डेट हमें समझ में आ गया। अगर इस चार्ट से इसको हम समझेंगे तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है इसको अगर आप देखिए तो ये रिस्क को इंडिकेट कर रहा है। जितना हम राइट जा रहे हैं रिस्क इंक्रीज हो रहा है और ये रिटर्न को कर रहा है। तो बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे रिटर्न के चांस ज्यादा होंगे। सो रिस्क बढ़ता जाएगा तो रिटर्न बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो भी ड्रॉ किए गए हैं अगर उसके नाम आप पढ़ पाते हैं तो पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिए। जो स्टार्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब जो भी पैसा आपके पास डायरेक्टली रहता है, जो भी पैसा रख करके जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो सबसे नीचे रखा गया, मतलब लेस रिस्की फंड है, इसका रिटर्न भी लेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। जो हमारे काम का है जिसका नाम हम बार बार सुनते हैं, जैसे आप सुनते हो म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे वर्ड यूज किया गया लिक्विड। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा गया कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कुछ भी हो सकता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड है वो लेस रिस्की होता है, उसका रिटर्न भी लेस आता है। सिमिलरली हम जितना ज्यादा अगर हम उसके ऊपर और जाते हैं, जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हो, आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हो, तो इनका रिटर्न इन सबसे ज्यादा बढ़ता गया और रिस्क थोड़ा सा बढ़ा इसमें इन सबसे। सो रिस्क जैसे जैसे बढ़ गया उसके बाद हम आते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे वर्ड देखोगे हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। ये मॉडरेट रिस्क में आ गया है। अगर आप देखोगे तो हम इस चार्ट के बीच में पहुंच गए, तो हम मॉडरेट रिस्क में आ गए। सो मॉडरेट रिस्क। अब एनपीएस यहाँ पे क्यों यूज किया गया? बिकॉज एनपीएस भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। सो कॉम्बिनेशन मतलब जैसे मैंने कहा ये तीन तरह के क्लास में फंड इन्वेस्ट होने वाले हैं। अब कौन सा क्लास किस में आता है वो आप देखोगे और फिर ये इसको यहाँ एनपीएस को यहाँ क्यों रखा गया वो अपने आप समझ में आ जाएगा।
सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आकर के आपको दिखेगा इक्विटी फंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया कि कॉर्पोरेट एंड बॉन्ड्स फंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया कि एनपीएस फंड है। सो अल्टीमेटली इक्विटी हाई रिस्क हाई रिटर्न, जो कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट था वो लो रिस्क लो रिटर्न। सो एनपीएस में सबको मिला करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा। सो बीच में कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा, इसीलिए एनपीएस अगर आप देखोगे तो एनपीएस को यहाँ पे रखा गया है। सो ये ना ही हाई रिस्क की फंड है, ना ही बहुत ही ज्यादा हाई रिटर्न फंड है। ये एक मॉडरेट रिस्क में आता है, मॉडरेट रिटर्न काइंड में आता है, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कितना कर रहे हैं ये वाला लाइन में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब हम पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो दो टाइप के स्ट्रेटजी में वर्क करता है। सो उसको समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दो तरह का चॉइस प्रोवाइड किया है एनपीएस ने, एक एक्टिव चॉइस है, एक ऑटो चॉइस है। तो समझते हैं एक्टिव क्या है, ऑटो क्या है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इक्विटी डेट, इक्विटी ज्यादा रिस्की ज्यादा रिटर्न, डेट लेस रिस्की लेस रिटर्न, सबके कॉम्बिनेशन से बनाया, तो डेट से ज्यादा रिस्की इक्विटी से कम रिस्की एनपीएस। सो ये एक सिंपल एंड शॉर्ट में अगर हम इस तरह से समझेंगे। सिमिलर वे में अगर आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने बैठेंगे तो वहां भी आपको डेट फंड इक्विटी फंड का कॉन्सेप्ट आएगा। जितना ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर होगा रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होंगे। जितना कम इक्विटी एक्सपोजर होगा रिस्क कम होगा, रिटर्न के चांसेस कम होंगे। जितना ज्यादा डेट एक्सपोजर होगा उतना ही गारंटेड फंड होगा, रिटर्न कम होगा। सो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर दिमाग में हम रख के चलते हैं तो कोई भी फंड हम इजी वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पहला हमने देखा एक्टिव चॉइस। अब एक्टिव चॉइस नाम से ही है, मतलब जो सब्सक्राइबर है वो खुद इसमें एक्टिव है। मतलब मुझे पता है कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे सब नॉलेज है, मुझे पता है मुझे कितना इक्विटी में करना है, कितना कॉर्पोरेट में करना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में करना है, मुझे पता है। तो मुझे अगर ये पता है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला हूँ, तो आई विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनपीएस फंड सिलेक्शन। तो उस चॉइस को हम बोलेंगे कि एक्टिव चॉइस है। हम फंड मैनेजर को बताएंगे कि ये पैसा मेरा ऐसे इन्वेस्ट करो। सो जब हम खुद बताते हैं सब्सक्राइबर कैन सेलेक्ट मल्टीपल एसेट क्लास अंडर ए सिंगल पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर। अब इसमें क्या है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं एनपीएस ने। उसका रीजन ये है कि एनपीएस बनाया गया है पेंशन के लिए। सो रिस्क को जितना मिनिमाइज किया जाएगा पेंशन के लिए उतना बेटर है। और आपने पहले वाले चार्ट में भी देखा एनपीएस को बीच में रखा गया है, मॉडरेट रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्की फंड आपको क्रिएट करके एनपीएस में इन्वेस्ट करना है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं एनपीएस ने, जैसे कि अगर हमने एक्टिव चॉइस चूज किया तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट इक्विटी में कितना करना है उसमें कैपिंग दे रखा है। वो कैपिंग ऐसा है कि जब तक हम 50 साल के होते हैं, अप टू 50 इयर्स ऑफ एज, जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा इक्विटी में, मैक्सिमम एक्सपोजर होगा इक्विटी में, इक्विटी की बात की क्यों कर रहे हैं, हाईली रिस्की फंड है, वो 75% के ऊपर नहीं हो सकता है। सो ये 75% के ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो 50 साल तक, 50 साल तक हमने 75 कर दिया। 50 के ऊपर हम जाएंगे तो ये इक्विटी का जो एलोकेशन है वो कम होता दिखेगा आपको। इसका रीजन ये है कि नॉर्मल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का, कि हमारा जो रिस्क लेने का एपेटाइट है वो एज के साथ घटता जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा हम उन फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे जो कि लेस रिस्की होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि लोग जा करके इक्विटी परचेस करने जाते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। रीजन कि फिक्स डिपॉजिट एक लेस रिस्की फंड है। ऐसे बहुत सारे फंड है मार्केट में जो कि लेस रिस्की है और हम इन्वेस्टमेंट वहीं करना प्रीफर करते हैं। तो सेम कंडीशन है, एनपीएस एक्चुअली एक मॉडरेट रिस्क का फंड क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पेंशन से रिलेटेड है। तो जो इक्विटी एक्सपोजर है वो रिड्यूसिंग में रहेगा आफ्टर द एज ऑफ 50। सो 50 से लेकर 60 साल में इक्विटी एक्सपोजर अगर आप देखोगे
तो 75% से घट करके 50% तक आ जाएगा। तो ये एक्टिव चॉइस का स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू हम एक्टिवली खुद से एक्टिव रह करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑटो है। ऑटो इन द सेंस आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं है नॉलेज फाइनेंस का, मुझे नहीं है नॉलेज फंड का, कौन सा फंड कैसे परफॉर्म करेगा, इक्विटी क्या है, डेट क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा ऑटो चॉइस सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये ऑटो चॉइस क्या है, एक प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो है। मतलब पहले से पता है कि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होगा उसमें पैसा इक्विटी क्लास में कितना जाने वाला है, उसमें पैसा डेट फंड में कितना जाने वाला है। जो 3 तरह का हमने एसेट क्लास पढ़ा था ना, इस 3 में हम इन्वेस्ट करते हैं, ई, सी एंड जी में। तो प्री डिफाइंड एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट होता है ऑटो चॉइस में अगर हम आते हैं। सो ऑटो चॉइस में इन्वेस्टमेंट में प्री डिफाइंड 3 तरह का रखा गया है। इसका नाम दिया गया LC75, LC50 एंड LC25। नाम से ही इसको इंडिकेट अगर आप करोगे तो 75 का मीनिंग यहाँ पे ये है, इसका जो कैपिंग है, सो दैट कैपिंग किस चीज का, तो ऑब्वियसली बात है एनपीएस में हम कैपिंग किसका कर रहे हैं, इक्विटी फंड का, जिसमें रिस्क ज्यादा है। जिसमें रिस्क नहीं है उसमें कोई कैपिंग की जरूरत नहीं है। तो 75% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होगा अप टू एज 35 ईयर्स। 35 के बाद ये फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा LC75 में। LC50 अगर आप चूज करेंगे तो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज कैप आपका 50% रहेगा इक्विटी का। सिमिलरली अगर आप LC25 यूज करेंगे तो 35 ईयर्स के एज तक जो कैप है वो 25% रहेगा। और उसके बाद ये जो इक्विटी का एक्सपोजर है, एसेट क्लास ई का जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस होता जाएगा। उसका एक प्री डिफाइंड चार्ट है तीनों के केस में। चार्ट में यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा, लंबा लेंदी हो जाएगा वीडियो। उस चार्ट के हिसाब से वो एक्सपोजर ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता रहता है। वो चार्ट ये बताता है कि इस एज में आपका इक्विटी एक्सपोजर इतना होगा, आपका कॉर्पोरेट एक्सपोजर इतना होगा, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में एक्सपोजर इतना होगा। सो एसेट क्लास ई का एक्सपोजर, एसेट क्लास सी का एक्सपोजर एंड एसेट क्लास जी का एक्सपोजर, ये प्री डिफाइंड पैटर्न में ऑटो चॉइस में अपने आप होता जाता है। सो जिसे नहीं पता है या नहीं कुछ उसमें सोचना है कि पैसा मेरा कौन से फंड में किस तरह से इन्वेस्ट हो, वो ऑटो चॉइस सेलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। एनपीएस में और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, जितना भी कुछ है वो हम इसके बाद 3rd सीरीज में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक दैट विल बी द लास्ट इन एनपीएस सीरीज। तब तक के लिए आपसे एक सवाल है, अगर लगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब जरूर दें। हु कैन ओपन एनपीएस? आई थिंक ये 2 सेशन समझ के इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि एनपीएस कौन कौन ओपन कर सकता है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। और एक शिकायत ये भी है कि अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर के आऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि ये आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।